चलो जी, गुड मॉर्निंग। आज का है गुड हमारा मॉर्निंग। टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर इन अलॉयज। थोड़ा सा इन अलॉयज, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर इन अलॉयज। ठीक ठीक है। है। सबसे पहले यही पुरानी वाली हमारी डायग्राम, कॉपर निकल टिन डायग्राम। इसका नाम है कॉपर निकल फेज डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला आ गया हमारा। तो यहाँ पे पहले आता है हमारा टेम्परेचर, और ये जो है ये हमारी लिक्विड जोन है। ये लिक्विड प्लस सॉलिड, जिसको हम मशी जोन भी कहते हैं। और ये वाली हमारी सॉलिड। इस लाइन को हम कहते हैं लिक्विडस लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं सॉलिडस लाइन। और ये जो बीच में जोन बन रही है आंख टाइप की, ये है हमारी मशी जोन। ये कल भी की थी डायग्राम हमने। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से हम टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करते हैं, फ्रॉम टी मैक्स टू टी मिनिमम। और हम नीचे तक जाते हैं जहां तक परसेंटेज वाले स्लॉट तक, और यहाँ पे आता है 41% निकल। हम्म। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि निकल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0% निकल है। और निकल की परसेंटेज जब आप इस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे, तो वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक हम लाइन सेलेक्ट करते हैं पूरी इस पे। तो इस पे हम टी मैक्स टू टी मिनिमम आते हैं। ए पॉइंट से हम शुरू हम्म। करते हैं लिक्विड रीजन से, और धीरे धीरे टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स आते हैं, ए बी सी डी और ई। दिस इज ये। आवर ई पॉइंट, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है। हम्म। अब ए पॉइंट जो है वो पूरा लिक्विड रीजन में है। यहाँ पे देखो, ए पॉइंट पूरा जो है वो लिक्विड रीजन में है। तो जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो सारा का सारा क्या होगा, लिक्विड। ठीक इसके है। अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो सारा का सारा क्या होगा, लिक्विड। अब लिक्विड। हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कहाँ पे है, लिक्विडस लाइन पे। कहाँ पे है, लिक्विडस लाइन पे। तो लिक्विड यहाँ पे लाइन। क्या होता है, जैसे ही बी पॉइंट लिक्विडस लाइन पे आता है, जो निकल है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। अब निकल ही क्यों सॉलिडिफाई हो रहा है, कॉपर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, ये हमें बताते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट। हम्म। जिस टेम्परेचर पे चीज मेल्ट होती है, उसी टेम्परेचर पे चीज फ्रीज भी होती है। जैसे आइस मेल्ट्स एट 100 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, एंड आइस एंड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों दोनों टेम्परेचर जो है वो सेम है। और उस टेम्परेचर में जो हीट हमारी जनरेट हीट यूज होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटर हीट। लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है, ये थर्मल में भी पढ़ा होगा, जब हमारा फेज चेंज होता है। जब हमारा फेज चेंज होता है, Q फेज इज चेंज इक्वल होता टू एम इंटू एल, वेयर एल इज द लेटेंट हीट। ठीक है। है। तो यहाँ पे क्या होता है, निकल जो है वो पहले सॉलिडिफाई होता है, और धीरे धीरे कॉपर भी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हम्म। तो ये जो है, ये हमारा निकल जो है यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया। फिर हम आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या होता है, ये सेमी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों है यहाँ पे। लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों है। अब लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो ग्रेन बाउंड्री बनना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जमती है, तो पहले एक जगह पे बर्फ जमती है, उसके आसपास बर्फ जमना फिर शुरू हो जाती है। तो वैसे ही पहले जब एक पॉइंट सॉलिडिफाई होता है, तो उसके आसपास वाले जो पॉइंट्स है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। आसपास वाला जो रीजन है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 बाकी रीजन भी जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जब हम डी पे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये जो ब्लू वाला है रीजन है, ये हमारा लिक्विड बचा हुआ है। ग्रेन में लिक्विड बचा जो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, वो लिक्विड जो सॉलिडिफाई नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये डायग्राम बना ली है। हाँ जी। हाँ, लास्ट में हम आ जाते हैं ई पॉइंट है। पोकीमोन की तरह लग रहा है ये, पोकीमोन की तरह या हम्म। मैग्नीटो की तरह? पोकेमॉन। चलो पोकीमोन, मुझे तो वो लग रहा है एक्समैन का मैग्नीटो। आंखें बाहर आ गई हैं इसकी। ठीक है। तो अब ये क्या है,
ये जो ब्लू रीजन था यहाँ पे भी ग्रेन बाउंड्रीज बन गई हैं, और ये पूरा का पूरा सैंपल जो है ई पॉइंट तक आते आते पूरा का पूरा सैंपल सॉलिडिफाई हो जाता है। ये तो थी यहाँ तक की बात, ठीक है। अब यहां से आगे हम लिखेंगे थ्योरी, और थ्योरी के लिए निकालो पेन और पेपर और हो जाओ शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखना है, ये जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इट ऑकर्स व्हेन कूलिंग इज स्लो, ठीक है, ठीक है। स्लो कूलिंग is done for the sample in copper nickel phase diagram. So slow cooling is done for the sample in copper nickel phase diagram. जब फास्ट कूलिंग होगी तो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपॉन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, upon decreasing the temperature of the sample from T max to T minimum, 5 points are marked। 5 पॉइंट्स हम मार्क करते हैं फ्रॉम ए टू ई, वो जिनकी हमने डायग्राम बनाई थी वो 5 पॉइंट्स हम मार्क करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिखना है, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंक्रीज होता है। तो लिक्विड की क्या होगी, अगर सॉलिड की मास फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो लिक्विड की क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम ए टू ई आ रहे हैं, तो लिक्विड जो है वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ई पॉइंट आता है तो यहाँ पे ब्लू रीजन है नहीं, ठीक है, ब्लू रीजन है नहीं, तो ब्लू रीजन क्या था हमारा, लिक्विड। यहाँ पे नहीं बनाया मैंने क्योंकि ज्यादा शेड करना पड़ना था, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा बना दिया मैंने, ब्लू रीजन था हमारा लिक्विड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट, ठीक है, एज द टेम्परेचर डिक्रीज मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इंक्रीज। सेकंड पॉइंट लिखो, as temperature decreases from T max to T minimum, the percentage of nickel in solid phase keeps on decreasing as the temperature decreases from T max to T minimum. The percentage of nickel in the solid phase keeps on decreasing. Next slide. And approaches towards overall composition, approaches towards overall composition। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझेंगे। हमारे पास एक ग्रेन बाउंड्री थी, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने निकल दिया, जो पहला पॉइंट हमारा बना था निकल में, यहाँ पे निकल की परसेंटेज थी 98%, सपोज करते हैं हम, बाकी 2% क्या था, कॉपर।
जब हम आउटर रीजन में आते हैं इस वाले सर्कल में अगली लेयर में, तो निकल की परसेंटेज रह जाती है सपोज 88%। थर्ड लेयर में आते हैं तो रह जाती है 76%। फोर्थ में आते हैं तो रहती है 68%। ठीक है, अगर एक दो लेयर और बना लें इसकी, तो ऐसे आते 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 सॉरी एक ये बना लें। ठीक है, तो 68, फिर नेक्स्ट वाले में 57, ठीक है, और लास्ट वाले में 41%। जो ये सब निकल की बात हो रही है। जो हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है उसकी कंपोजिशन रहती है ऐसी 98, 88 सपोज कर रहे हैं, ऐसी अलग अलग लेयर से अलग अलग परसेंटेज रहेगी। हमने यहाँ पे देखा कि जो निकल की परसेंटेज है, जैसे जैसे हम स्कोर या सेंटर से बाहर वाली साइड जा रहे हैं, निकल की परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। अब सोचो हमारे पास एक मेटल है, उसमें ये है निकल, और परसेंटेज हर 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 जोन में डिफरेंट आ रही है। अगर परसेंटेज हर जोन में डिफरेंट आ रही है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे यूनिफॉर्म रहेगी? तो आपने देखा अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे है तो लास्ट में मैं यहाँ पे लिखा 41% निकल। अगर हर ग्रेड का स्ट्रक्चर ऐसे है तो यहाँ पे हमें सारी परसेंटेजेस लिखनी चाहिए। 41 ही क्यों लिखी है हमने? 41 ही क्यों लिखी है? 98, 99, 96 क्यों नहीं लिखी? ठीक है, क्यों नहीं लिखी? उसका आंसर है यहाँ पे। तो जब ये स्लो कूलिंग होती है, स्लो कूलिंग जब होती है, स्लो कूलिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो टी मैक्स टू टी मिनिमम जाता है स्लोली। ठीक है, तो निकल क्या करता है, निकल डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज हो जाता है कहां से? 98% टू आउटर सर्कल, आउटर रीजन, या आउटर जोन में, या आउटर बाउंड्री में। ठीक है, आउटर बाउंड्री में, आउटर बाउंड्री। ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्यों होती है डिफ्यूजन? ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हम एक रूम है, रूम में कहीं पे हमने परफ्यूम लगाई हो, किसी ने यहाँ पे कोई बंदा आया और उसने परफ्यूम लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं। तो जैसे ही कोई एंटर करता है क्लास में परफ्यूम लगा के, तो वो परफ्यूम की खुशबू सारी जगह फैल जाती है। हाँ। उसका रीजन क्या होता है? डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जगह डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिफ्यूजन वाला काम। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ये 98% तब तक डिफ्यूज हो जाता है जब तक ये आउटर सर्कल के बराबर नहीं हो जाता। फिर आउटर सर्कल कब तक डिफ्यूज होता है? जब तक ये इस वाले सर्कल के बराबर नहीं हो जाता, इस वाले रीजन बाउंड्री रीजन के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, फिर वो कहां तक जाता है? चलते 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 वो ओवरऑल परसेंटेज तक डिफ्यूज होता रहता है। तो जो हमारी ग्रेन स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है थोड़ा, कि पहले हमारी कोर में कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आउटर जो हमारी बाउंड्री थी, ठीक है, आउटवर्ड जो थी वो परसेंटेज जो थी वो कम थी। जो हायर कंसंट्रेशन से निकल जंप करता है लोअर कंसंट्रेशन में ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
and due to that what happens, we get a uniform distribution of nickel and our structure becomes homogeneous. होमोजीनियस स्ट्रक्चर होने का क्या फायदा है, हमारे जो मटेरियल है या जो हमारी अलॉय बन रही है उसकी स्ट्रेंथ जो है या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या जो भी प्रॉपर्टीज हमारे काम की है वो यूनिफॉर्म रहती है। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे निकल 98% है, सपोज करते ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पे है 41% और यहाँ पे है 66%, तो इस रीजन की जो स्ट्रेंथ है वो अलग होगी, इस रीजन की स्ट्रेंथ अलग होगी और इस रीजन की स्ट्रेंथ अलग होगी। तो क्या ये शाफ्ट हमारे किसी काम की है? नहीं। ना क्यों? क्योंकि अगर हर जगह पे हमारी स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे 40 हाँ किलो न्यूटन डालना है, ठीक है, और यहाँ भी 40 किलो न्यूटन डालना है, ये बर्दाश्त कर लेगा, ये फेल हो जाएगा। ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज जब हम स्लो कूलिंग करते हैं, ये स्लो कूलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। तो डिफ्यूजन जो है वो होती है, डिफ्यूजन जो है वो होती है, कहां से कहां होती है, फ्रॉम इनर कोर या फ्रॉम इनर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटवर्ड्स। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? चले आगे। हाँ जी। लिखो लिखो जी, लिखो, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, with the decrease in temperature below Tmax, the nucleus of solid will appear in the sample, which will have higher concentration of nickel in it. कंसंट्रेशन की जगह परसेंटेज भी लिख सकते हो, ठीक है, हायर परसेंटेज ऑफ निकल इन इट। as temperature decreases the solid nuclei will grow, and nickel will diffuse from center to outward direction, making nickel homogeneous in alloy, making nickel homogeneous in alloy. Making nickel homogeneous in alloy. Making nickel homogeneous in alloy. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, ग्रेन बाउंड्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो, इसको समझना बड़ा जरूरी है, आगे बड़ा काम आता है। ठीक है, मटेरियल साइंस है ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट क्लियर तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, खासतौर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। ठीक है, और वैसे भी आगे डिजाइन भी पढ़ोगे तो भी कंसेप्ट होंगे, तो ही बंदे को पता रहता है कि फेलियर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है,
क्योंकि सारे जो आंसर्स होते हैं हमारे मटेरियल के वो उसके स्ट्रक्चर में छुपे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने ग्रेन बाउंड्री बनानी है। अब ग्रेन बाउंड्री क्या होती है? जहां पे हमारे दो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट मीट करते हैं। ये बनाए थे ना हमने पोकीमॉन के अंदर। ठीक है। हाँ ये एक फ्रंट ही हो गया, ये दूसरा। जहां पे दो डिफरेंट ग्रेन्स के फ्रंट मीट करते हैं उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। उस रीजन को हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री। ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल टर्म यूज होती है जो कई बार पेपर में भी आ चुकी है और कई बार एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है। लिखो, द एरियाज इन द सैंपल, द एरियाज इन द सैंपल, द एरियाज इन द सैंपल वेयर solidification fronts meet, where solidification front meet, there will be formation of orientational mismatch, which is known as grain boundary, which is known as grain boundary. अब ये जो टर्म है ओरिएंटेशनल मिसमैच, इसको अंडरलाइन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज वी हैव ए रूम, ठीक है, एंड टीचर इज टीचिंग। यहाँ पे एक टीचर है, ठीक है, वो टीच कर रहा है। चलो जी, पढ़ो। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे बैठे। ठीक है। अब जब टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है तो सारे बच्चे कहाँ देख रहे हैं? सारे बच्चे देख रहे हैं बोर्ड पे। ये बड़ा बोर्ड है, चलो बड़ा बोर्ड कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चे कहाँ देख रहे हैं? सामने। ये आ गई कंडीशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चों की ओरिएंटेशन कहाँ है? टुवर्ड्स द बोर्ड। वो किस साइड देख रहे हैं? वो बोर्ड की साइड देख रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होता है? सेम क्लास, सेम क्लास, सेम सिस्टम। ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है। अब होता क्या है? यहाँ डोर से आ जाती है कोई मैडम। ठीक है, कोई मैडम आ जाती है। तो कुछ बच्चे तो यही देख रहे हैं, इनकी ओरिएंटेशन रहेगी स्ट्रेट, और कुछ बच्चे यहां देखना शुरू हो गए। ठीक है। तो जैसे जो बच्चे यहां देख रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन कहाँ होगी? टुवर्ड्स टीचर। ठीक है। तो ये जो है ये हमारी ग्रेन बाउंड्री बन जाती है। तो कुछ एटम्स जो है वो ऐसे अरेंज होंगे। सपोज ये हमारे पास मेटल है, तो कुछ एटम्स ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे। तो हम यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि जो एटम्स है वो कैसे ओरिएंटेड है ना? तो ये जो है, ये जो बाउंड्री हमारी बनती है इसको हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। ओरिएंटेशन मतलब उसी साइड को वो घूम जाएंगे या उस साइड की एक ऐसी बाउंड्री बना लेंगे जो हमें माइक्रोस्ट्रक्चर में विजिबल होगी। ठीक है। उस चीज को हम कहेंगे ग्रेन बाउंड्री।
आया कॉन्सेप्ट समझ में? जी। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्रेन बाउंड्री की बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, एट द ग्रेन बाउंड्री, एट द ग्रेन बाउंड्री the length of bond is large, the length of bond is large। ठीक है, यहां हम ऐसे कर सकते हैं, और एनर्जी एट ग्रेन बाउंड्री is high, which leads to corrosion due to attack of atmospheric air। और एयर में क्या होती है corrosion करने के लिए? ऑक्सीजन, जो आजकल ऑक्सीजन जो मिल नहीं रही आजकल। मिल ठीक रही है, है तो महंगी मिल रही है। मिल रही है तो महंगी मिल रही है, देखो क्या चोर चोर बाजारी डाली है लोगों ने भी। ठीक है, एट द ग्रेन बाउंड्री द लेंथ ऑफ द बॉडी इज लार्ज और एनर्जी एट द ग्रेन बाउंड्री इज हाई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आते हैं इसके। ठीक है, तो विच लीड्स टू corrosion ड्यू टू ग्रेन बाउंड्री। अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। सपोज हमारे पास ग्रेन बाउंड्री है और यहाँ पे एटम्स है, ये ग्रेन बाउंड्री है। अब यहाँ पे दोनों तरीके से समझाता हूँ कि बॉन्ड लेंथ और एनर्जी का क्या चीज है। अगर किसी चीज की एनर्जी हाई होगी, अगर एनर्जी हाई होगी तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? जिस बच्चे की एनर्जी क्लास में हाई होती है वो क्या करता है, अपनी सीट पे उछलता रहता हाँ। है ना। तो अब जो हाई एनर्जी वाला है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, हम्म। जल्दी रिएक्ट करेगा तो जल्दी corrosion होगी। दिवस में होगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी हाई है वो क्या, हम्म। वैसे भी अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे कोई भी प्रोसेस होता है उसका पर्पस ये होता है कि एनर्जी लूज करके स्टेबल होना। ठीक है, हाई एनर्जी ठीक है। कंटेंट का यही मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी रिएक्शन करो और अपने आप को स्टेबल करो। ठीक है, तो जैसे ही हाई एनर्जी ग्रीन बाउंड्री रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो corrosion हो जाती है। ठीक है, दूसरी आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ मैंने बोला लार्ज है। अब दो बॉन्ड्स है मेरे पास, एक ये एटम है और एक ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। और एक एटम ये है और एक एटम ये है और ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। अब मुझे बताओ, ये है मेरा सिनेरियो ए और ये है सिनेरियो बी, बी। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ए के बी? कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ए और बी? अरे भाई बोलो। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ए और बी? इसमें चलो बी। मैं छोड़ो, बॉन्ड छोड़ो, एक छोटी लकड़ी है और एक लंबी लकड़ी है, हम्म। जल्दी कौन सी टूटेगी? सेम डायमीटर, सेम सब कुछ, मटेरियल सेम, जल्दी कौन सी टूटेगी? लंबी वाली। लंबी वाली। तो जैसे ही हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो इट इज इजियर टू, जैसे ऑक्सीजन अटैक करेगी तो बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड हम्म। तोड़ना मुश्किल है, तो ग्रीन बाउंड्री पे हम्म। बॉन्ड ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन अटैक कर देती है और इसीलिए corrosion हो जाती है। ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, आगे लिखो नोट, मोदी जी का नोट, मित्रों वाला नोट लिखो जी। पहला लिखो, 2000 का 500 का। ये देख लो, 20 रुपए वाला ठीक है, हम्म। नया आया ना। छोटे छोटे नोटों से शुरू करो। ठीक है, ठीक है। 20 रुपए वाला। तो ठीक है, तो पहली चीज आती है यहाँ पे नोट। नोट ये करना है हमने,
एक लाइन है, इसको याद रखना, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर more will be strength of material, more will be strength of material and lesser the corrosion resistance, lesser the corrosion resistance. Finer the grain structure, more will be strength of material, lesser the corrosion resistance. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जितना फाइनर ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, फाइन और कोर्स में क्या फर्क है, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे ऐसे ये ग्रेन्स पड़ी है, ठीक है, ये पड़ी है मेरी ग्रेन्स, और ये है एक, ये है, और ये मेरी ग्रेन्स पड़ी, दीज आर ऑल ग्रेन्स, ठीक है, ये ग्रेन स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी ग्रेन्स, ठीक है। अब मैंने बोला फाइंडर द ग्रेन स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस लाइन को छोड़ दो, पहले हम देखेंगे क्रोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि हम ग्रेन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो क्रोजन रेजिस्टेंस, ये वाला स्ट्रक्चर मेरा फाइन है, छोटे छोटे पीस होंगे तो फाइन स्ट्रक्चर, बड़े बड़े होंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। अब वो कहता है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में क्रोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी, क्रोजन विल बी मोर, है ना, और यहाँ क्रोजन विल बी सिंगल ऐसा होता है यार, एक मिनट, क्रोजन विल बी लेस। अब ऐसा क्यों, इस क्वेश्चन का जवाब दो। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में क्रोजन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो क्रोजन को अपोज करता है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है, क्रोजन ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है, क्रोजन ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्रोजन क्या होगी, कम होगी। एक मिनट होल्ड करो, ठीक है, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर corrosion will be more and coarser the grain structure corrosion will be less। ऐसा क्यों, लेस, ऐसा क्यों, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर में corrosion कम होगी और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में corrosion ज्यादा होगी, बताओ, रीजन बताओ। बताओ, बताओ, कोई कंसेप्ट इसमें लगाओ। मटेरियल ज्यादा ना उसमें, इसका मटेरियल, कौन सा मटेरियल,
कि वो फाइन में है, हाँ तो उससे क्या होगा, उससे क्या कोई होगा, तो उसमें ज्यादा होगी। मटेरियल ज्यादा तो क्या होगा, मटेरियल ज्यादा होने से क्या हो जाता है, होता कुछ। कोई तो ज्यादा बढ़ेगी इसमें। हाँ वो तो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी वही तो पूछ रहा हूँ, वाई, क्वेश्चन इज वाई कोरोजन विल बी मोर, वाई कोरोजन विल बी मोर, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि मटेरियल ज्यादा है या कम है, अगर मटेरियल कम ले लो, जितनी ग्रेन्स ये है उतनी ग्रेन्स ये ले लो, ठीक है, मटेरियल जितनी डायमेंशन इस बॉक्स की है उतनी डायमेंशन इस बॉक्स की कर दो, बराबर वॉल्यूम रख लो दोनों की, ठीक है, बट फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में कोरोजन ज्यादा होती है और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर में कोरोजन जो है वो कम होती है, ऐसा कम क्यों होती है, है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर करते हैं हमारी ग्रेन्स की साइज जो है वो छोटा हो जाता है, जो साइज छोटा हो जाता है तो हाँ। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया लार्ज हो जाता है। अब अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा जगह मिल गई ऑक्सीजन को अटैक करने के लिए, हाँ। ठीक है, एक मकान है उसमें 2 दरवाजे हैं एंट्री के लिए, ठीक है, एंट्री किसने करनी है, कोरोजन ने या ऑक्सीजन ने, हम्म। और एक मकान है जिसके 10 दरवाजे हैं, अब बताओ कहाँ अंदर जाना आसान है, कहाँ अंदर जाना आसान है, जहां मेरे पास नंबर ऑफ डोर्स ज्यादा है वहां जाना आसान है, एक नहीं तो दूसरे चले जाओ, दूसरे नहीं तो तीसरे से चले जाओ, ठीक है, हम्म। तो जहां सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन को अटैक करने के लिए साइट्स ज्यादा मिलेंगी, जब साइट्स ज्यादा मिलेंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी तो कोरोजन ज्यादा होगी, आई, होगी। आई बात समझ में, जी। ठीक है जी, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बन जाती है या ज्यादा साइट्स आ जाती है जहां पे वो अटैक कर सके, और जहां पे वो अटैक करेगा वहां पे कोरोजन होगी, होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी नोट ही लिखना है हमने, इसका बहुत बार क्वेश्चन आता है, अब हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील, नाम तो सुना ही होगा, क्या होता है स्टेनलेस स्टील, जिसके हमारे बर्तन बनते हैं, है ना, हम्म। यूटेंसिल्स बनते हैं, क्या क्या खासियत होती है इसकी, इसको जितना मर्जी रगड़ो इसको जंग नहीं लगता, इसको जंग नहीं लगता, क्रोजन रेजिस्टेंट होता है ये, ठीक है, पेपर में आएगा तो ऐसे लिखा होगा ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ये अभी हम आगे देखेंगे ऑस्टेनेटिक क्या होता है, ऑस्टेनेटिक ऐसा लिखा होगा या स्टेनलेस स्टील लिखा होगा, ठीक है, तो इन केस ठीक है। ऑफ स्टेनलेस स्टील क्या होता है, देयर इज 18% क्रोमियम, 18% क्रोमियम एंड 8% निकल, ठीक है, जो क्रोमियम हम्म। है, जो क्रोमियम है फॉर्म्स ए लेयर, फॉर्म्स अ लेयर ऑफ Cr2O3 at the grain boundary, जी। at the grain boundary, ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, this layer, this layer protects the atoms from the attack of atmospheric gases, atmospheric gases, और गैसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन से बचाते हैं, हम्म। ऑक्सीजन से बचाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेनलेस स्टील को हम ऐसे भी लिखते हैं, कई बार क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा 18 स्टेनलेस स्टील, 18 का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन आता है, 18% क्रोमियम
8% निकल। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तीर तूर मार लो इसके आगे, ठीक है, ये भी ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18 का मतलब 18% क्रोमियम, 8% निकल, ठीक है। अब होता क्या है, जब मेरे पास ग्रीन बाउंड्री आ गई, यहाँ पे एटम्स थे और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, क्रोमियम ऐड कर दिया। जहां पे आयरन होगा क्रोमियम होगा, आयरन होगा क्रोमियम होगा, आयरन होगा क्रोमियम होगा। अब जब ऑक्सीजन आएगी तो क्रोमियम और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम। क्रोमियम और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम। तो क्रोमियम इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो वो बना लेता है एक लेयर Cr2O3 की। जब ऑक्सीजन पहले ही रिएक्ट करगी तो वो आयरन से रिएक्ट नहीं करती। फिर जब ऑक्सीजन पहले ही क्रोमियम से रिएक्ट कर गई तो अब वो आयरन से रिएक्ट क्यों करेगी, क्योंकि उसका पर्पस क्या है ऑक्सीजन का, और क्रोमियम का पर्पस क्या है। क्रोमियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जब ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है तो ये लेयर बना लेता है। ये लेयर प्रोटेक्ट करती है आयरन को, किससे, ऑक्सीजन से, जिससे करोजन नहीं होती, ठीक है। तो ठीक है। क्रोमियम एज ए मटेरियल, अगर कहीं पे ऑप्शन आएगा क्रोमियम डालने से क्या होता है, करोजन बढ़ती है कि करोजन कम होती है। क्रोमियम डालने से क्या होता है, करोजन बढ़ेगी कि करोजन कम होगी, करोजन कम होगी। करोजन कम होती है फिर। करोजन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, करोजन विल बी लेस बट करोजन रेजिस्टेंस विल तो नहीं इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। चले आगे। जी तो ठीक है, अब हम बात करते हैं तीन चीजों की। पहले आता है कोल्ड वर्किंग, फिर आता है वार्म वर्किंग, और फिर आता है हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग, वार्म वर्किंग और हॉट वर्किंग, क्या डिफरेंस है सब में। व्हाट इज कोल्ड वर्किंग, व्हाट इज वार्म वर्किंग और व्हाट इज हॉट वर्किंग। हाँ, कोई कोल्ड बताए। वर्किंग। कोल्ड वर्किंग का क्या मतलब है, क्या करना चाहते हैं कोल्ड वर्किंग में। ठंडा काम है। ठंडा मतलब क्या, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा लगा लो। हाँ, ठंडा लगा लो, हाँ। ठीक है। कोल्ड वर्किंग क्या होती है, हम टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर किसका देखते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर देखते हैं। अगर हाँ। टेम्परेचर लेस देन हो 0.3 TM, TM इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग 0.3 टू 0.7 हो TM तो हॉट वर्किंग, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.7 TM तो ये होती है हॉट वर्किंग, ठीक ये है। होती है हॉट वर्किंग, ठीक है। ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन और भी करेंगे जब हम मेटल फॉर्मिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग पढ़ेंगे जब ठीक हम, है। उसमें हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस और मेन वर्किंग क्या होता है, ठीक है। वैसे हम कोल्ड वर्किंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द वर्किंग विच इज डन बिलो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है। बिलो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है। और हॉट वर्किंग हम उसको कहते हैं द द वर्किंग विच इज डन अबव recrystallization temperature of metal is known as hot working, और वर्किंग। ठीक है। तो वो होती है, कोल्ड वर्किंग के अलग एडवांटेज हैं, हॉट वर्किंग के अलग एडवांटेज हैं, कोल्ड वर्किंग के अलग डिसएडवांटेज हैं, अलग अलग है। और हॉट वर्किंग के अलग डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो जनरली ये डाटा बुक में दिया होता है कि 0.3 मेल्टिंग पॉइंट तक हो तो कोल्ड वर्किंग, अदरवाइज हॉट वर्किंग और वो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये
टेम्परेचर किसी किसी बुक में 0.4 भी दिया हो सकता है, किसी में 0.3 भी दिया हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। वेयर TM इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी रूम टेम्परेचर पे भी हम हॉट वर्किंग कर देते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। पर मतलब क्या होता है कोल्ड वर्किंग? कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है कि मेटल हमारा ठंडा ही है, जनरल सेंस में जो हाँ हम देखते हैं, हम उसको थोड़े से पीट रहे हैं तो वो होगी कोल्ड वर्किंग, या मशीन से कर रहे हैं तो वो कोल्ड वर्किंग। अगर हम मेटल को गर्म करके और फिर उस पर वर्किंग करते हैं, वर्किंग का मतलब होता है उस पर हैमर मारना या उसके पे कोई भी वर्क करना जिससे वर्क करना से। जिससे उसको शेप देना या प्रेस वर्क करना, उसको हम कहेंगे हॉट वर्किंग। ठीक है, ठीक है। ज्यादा क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड, हेडिंग डालो पोरिंग और मिसिबिलिटी गैप और सेग्रीगेशन, तीनों एक ही चीज के नाम है, कोरिंग, मिसिबिलिटी और गैप। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले डिस्कस किया था। अब तक हमने क्या किया था, हमने स्लो कूलिंग की थी और माइक्रोस्ट्रक्चर बनाया था। हमने स्लो कूलिंग की थी और माइक्रोस्ट्रक्चर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोरिंग में करेंगे, अब हम सैंपल की बात करेंगे। जब हम सैंपल को, हमने सैंपल लिया, ठीक है, और उसको कूल कर दिया, कूल्ड रैपिडली, जल्दी से ठंडा कर दिया। अब जब जल्दी से ठंडा किया तो डिफ्यूजन नहीं हो पाई। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हाई टेम्परेचर और दूसरा चाहिए टाइम। ठीक है, जब हम स्लो कूलिंग कर रहे थे तो हमारे पास टाइम भी था और हाई टेम्परेचर से मेटल मेल्ट होके आया था तो टेम्परेचर तो था ही, तो डिफ्यूजन हो रही थी। जब हम रैपिड कूल करते हैं तो डिफ्यूजन नहीं होती, डिफ्यूजन नहीं होती। और जब डिफ्यूजन नहीं होती तो हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर जो बन रहा था, यहाँ पे क्या था सेंटर में, एक मिनट, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोल्ड रैपिडली कूलिंग करते हैं तो डिफ्यूजन नहीं होती। जब डिफ्यूजन नहीं होती, जो निकल है, निकल की परसेंटेज यहाँ पे इतनी रहेगी और बाहर कम रहेगी। निकल जहां था वहीं पे फ्रीज हो जाता है, निकल फ्रीज एट इट्स लोकेशन। जब निकल फ्रीज हो गया तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। और जहां 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 निकल की परसेंटेज कम है वहां वहां मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वहां वहां क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और जब ऐसी रॉड को हम हॉट वर्किंग करते हैं, जब हम इसकी हॉट वर्किंग करते हैं तो क्या होता है, जहां जहां पे निकल कम है वहां वहां पे क्या हो जाता है, निकल मेल्ट होकर फ्लो हो जाता है, वहां वहां से निकल मेल्ट होता है और बह जाता है। तो मटेरियल में क्या हो जाता है, माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आते हैं, माइक्रो क्रैक्स। अब आप एक बार बताओ, एक रॉड है जिसमें पहले से क्रैक पड़े हैं और मैं उस पर लोड डालूंगा तो क्या होगा, टूट जाएगी, टूट जाएगी ना, तो इट विल फेल। ठीक है, इट विल फेल लाइक ब्रिटल मटेरियल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि कोरिंग से मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ता है। मटेरियल विल फेल लाइक ब्रिटल मटेरियल, मटेरियल विल फेल लाइक ब्रिटल मटेरियल। इसको लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूं, इसको लिख लो, लिखाऊं? हाँ जी। हाँ, व्हेन द सैंपल इज कूल्ड रैपिडली,
when the sample is cooled rapidly, there is no time for diffusion. There is No time for diffusion to take place. No time for diffusion to take place. No time for diffusion to take place. ठीक है, ठीक है. So the center, so the center of grain, so the center of grain will have, so the center of grain will have more amount of nickel in it, more amount of nickel in it, and it will decrease, and it will decrease, it will decrease outwards, and it will decrease outwards. ठीक है, अगर लिखो there will be concentration gradient, there will be concentration gradient within the grain, there will be concentration gradient within the grain ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो at the grain boundaries, at the grain boundaries, at the grain boundaries, the material will have, the material will have lower percentage of nickel, the material will have lower percentage of nickel, which means lower melting point, which means lower melting point. When such material are hot worked, when such materials are hot worked, the grain boundaries will liquefy, the grain boundaries will liquefy, liquefy, and the flow of micro cracks and flow, the grain boundaries will liquefy and flow, and micro cracks will be produced. Micro cracks and will liquid, and the grain boundaries will liquefy and flow, and micro cracks will be produced, and material will fail like brittle material, and material will fail like brittle material, material will fail like brittle material. ठीक है. This phenomena is known as coring or miscibility gap or segregation. Coring or miscibility gap or segregation. This phenomena is known as coring or miscibility gap or segregation. ठीक है.